एक उसमें मिला ना। सर गुड आफ्टरनून। सर माइक ऑन कर लीजिए बॉस। हाँ, कर लिया। जी जी सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अपने कीमती समय निकाल कर यहाँ वेबिनार ज्वाइन किए हैं सर। और आपका भी बहुत सर बहुत धन्यवाद। जी जी। और सर हमारे साथ सभी हेल्थ पार्टनर जुड़े हुए हैं सर। और सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है पहला कि अभी तक आपका जियो के साथ सफर कैसा रहा है सर। पहले तो मैं अपने सारे हेल्थ पार्टनर्स को और अपनी जियो टीम के मेंबर्स को नमस्कार करता हूँ। और मैं अपना एक परिचय देना चाहता हूँ। वैसे तो मैक्सिमम लोग मेरे को जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। का रेट लगा मैं है। हेलो, आवाज़ आ रही है? यस सर। हम्म। मैं मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश का लास्ट रहने वाला वाला हूँ, बैच और मैंने लगेगा जो मैंने नीचे अपना एमबीबीएस रीवा मेडिकल कॉलेज से 2008 में पास किया है। उसके बाद मैंने दिल्ली में 3 साल तक एज ए जूनियर रेजिडेंट काम किया है, जिसमें 2 साल एम्स में इमरजेंसी मेडिसिन में और 1 साल डीडीयू हॉस्पिटल के एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में काम किया है। उसके बाद 2012 से लेके मैं अब तक ग्वालियर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और जियो प्लेटफॉर्म से मैं मई 2021 से जुड़ा हुआ हूँ। लगभग 27-28 महीने हो गए हैं, जहाँ पे मैंने 25 20 से 25 हज़ार के आसपास पेशेंट्स को देखा है। और मैं लगातार अभी तक जुड़ा हुआ हूँ और लगातार पेशेंट्स देख रहा हूँ, जिसमें मैंने हर तरह के पेशेंट्स को देखा है। और मैक्सिमम हेल्थ पार्टनर्स मेरे को जानते हैं, और जो नए हैं मैं उनको यस सर। बताना चाहता हूँ। तो अब पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं, बताइए। सर जैसे कि अभी तक आपने काफी केस देखे हैं सर जियो पर। और सर मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे कि आज पेशेंट सेफ्टी डे भी है सर, तो इसके बारे में सर हमारे हेल्थ पार्टनर सर आप क्या टिप्स देना चाहेंगे सर। हेलो सर, आई एम ऑडिबल सर। हेलो। हाँ, आवाज़ आ रही है। सर जैसे आज पेशेंट सेफ्टी डे है सर, तो सर हम्म। हमारे हेल्थ पार्टनर को सर क्या टिप्स देना चाहेंगे कि कोई गाइडलाइंस पेशेंट को कैसे आपको गाइड करना है। नहीं, हेल्थ पार्टनर्स, हमारे जो भी हेल्थ पार्टनर्स हैं वो काफ़ी पुराने हेल्थ पार्टनर्स हैं, और वो पहले से ही सबको जानते हैं। फिर भी मैं ये बोलना चाहता हूँ उनसे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब जो अपने स्तर पे वो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन जब से जियो प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है तो उसका उपयोग करते हुए क्वालिटी सर्विस देने की कोशिश करें, है ना। जैसा चला आ रहा है, जैसा वो करते आ रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से, वो अच्छा कर रहे हैं। और वो करते रहें, लेकिन जियो प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए क्वालिटी सर्विस देने की कोशिश करें, जिससे कि कोई पेशेंट रिमोट एरिया में, किसी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए, किसी मतलब बड़े शहर के जैसे हेल्थ जो भी है, मतलब सर्विसेज है, वो ले पाए, है ना। तो मेरा यही उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा जियो के थ्रू पेशेंट्स को दिखाएं, है ना। और अर्ली स्टेज में दिखाएं। कई बार क्या होता है, अर्ली स्टेज में हेल्थ पार्टनर्स खुद से ट्रीट करते हैं, फिर बाद में लेट स्टेज में कंसल्ट करते हैं, तब तक टाइम मतलब निकल चुका होता है, फिर पेशेंट्स की जो भी डायग्नोसिस बन नहीं पाती प्रॉपर। कई बार क्या होता है, अपन नॉर्मली छूट जाएगा, पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो अपन को मलेरिया टाइफाइड का ट्रीटमेंट करते रहते हैं, है ना। यस लेकिन सर। फीवर के, जैसे अभी फीवर का टाइम चल रहा है, तो फीवर के केसेस बहुत आ रहे हैं। जैसे मैं डायरेक्ट ओपीडी में भी देखता हूँ या ऑनलाइन भी देखता हूँ, तो मैक्सिमम फीवर यस के सर। पेशेंट आते हैं उसमें। तो फीवर के पेशेंट्स में जैसे अपन जनरली मलेरिया, टाइफाइड या फिर डेंगू, आजकल डेंगू को लोग इतना अवेयर हो गए, डेंगू मान के चलते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कई सारे फीवर्स के कारण होते हैं, जैसे जापानीज यस सर। एंसेफेलाइटिस हुआ, स्क्रब टाइफस हुआ, है ना। और भी कई सारी चीजें होती हैं जो अनकॉमन है, जनरली पकड़ में आती नहीं है, और उनके लक्षण भी जो नॉर्मल फीवर होता है उसी के जैसे होते हैं। तो अपनी जो यस सर। सोच है उसको थोड़ा ब्रॉड करते हुए हमें उन चीजों की तरफ भी सोचना पड़ेगा। तो अर्ली स्टेज में अगर ये केस डिटेक्ट हो जाएंगे तो अर्ली ट्रीटमेंट संभव हो सकता है ना। यस कई सर। बार क्या होता है, हम हायर एंटीबायोटिक लगा देते हैं पेशेंट को। जैसे कोई पेशेंट आया, मतलब तो अपन ने डायरेक्ट एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दी, इंजेक्टेबल्स है, मेरोपेनम, पेप्जो इप्जो जो भी है। लेकिन उस पेशेंट को सिंपल स्क्रब टाइफस का पेशेंट है, तो उसको सिंपल डॉक्सीसाइक्लिन की नीड है, जो सस्ती गोली कैप्सूल आते हैं। और उसका मतलब ड्रग ऑफ चॉइस ही डॉक्सीसाइक्लिन है, या फिर एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हो सेकंड चॉइस में। लेकिन हम उसमें यस इतने सर। सारे हायर एंटीबायोटिक दे चुके होते हैं कि फिर वो पेशेंट अदर हायर सेंटर पे जाके रेफर हो जाता है, फिर वहां पे जाके डिटेक्ट होता है ना। तो वो अगर हम, हमारे पास सुविधा है तो हम उसको अपने इस छोटे स्तर पे उसको डायग्नोस कर लें और उसको ट्रीट कर दें, जिससे वहां जाना बच जाए और टाइमली पेशेंट बच जाए, है ना। मेन मोटिव ये होना चाहिए कि पेशेंट को मतलब ठीक हो जाना चाहिए, है ना। तो अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट, यही मतलब मैं चाहता हूँ होना चाहिए, है ना।
तो आप जी अर्ली जल्दी से जल्द। सर नमस्कार। नमस्कार, बताइए। सर एक पेशेंट को मैंने जियो के थ्रू थोड़ा दिखाया हुआ था, उनको क्या था कि एलर्जी कंडीशन था सर। पल्मोनोलॉजिस्ट को मैं दिखाया हुआ था, वो पेशेंट और उससे पहले भी गांव में जनरल फिजिशियन से ट्रीटमेंट करा चुके, लेकिन बहुत परेशान रहते हम्म। थे। तो सर अब हम्म। उनको पता नहीं क्या हो गया कि छींक बार बार आती ही रहती है। तो इसलिए मेरे पास हम्म। बैठ के कई बार शिकायत और हमारे पास से ही दिखवाए हुए पल्मोनोलॉजिस्ट को, तो उनको आराम से दवाई खाए तो मिला। तो ऐसे इनको क्या करना चाहिए? हेलो, क्या कह रहे हैं यार? बीच में आवाज नहीं आ रही थी। क्या क्या हो रहा है? छींके आ रही? छींके आ रही हैं इनको, और क्या कहते हैं कि खांसी भी आने लग जाती है, सर्दी जुकाम पकड़ लेता है जल्दी जल्दी ये। और ये 3-4 साल से हुआ है इनको, करंट एक बार लगा हुआ था। नहीं, वो करंट लगना एक कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन जो आप लक्षण बता रहे हैं वो एलर्जिक राइनाइटिस के लक्षण है, जिसको अपन हे फीवर भी बोलते हैं, है ना। इसमें आपकी जो बॉडी की जो प्रतिरोधक क्षमता है, जो इम्यूनिटी है, वो किसी विशेष चीज के लिए ओवर रिएक्ट करती है। जब उसके संपर्क में शरीर के संपर्क में कोई चीज आती है, खाने से, पीने से, या सूंघने से, या छूने से, तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसके लिए ओवर रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से आपको नाक से पानी आना, छींके आना, है ना, आंखों में खुजली होना, कभी कभी सांस भी तेज चलने लगती है ना, अस्थमैटिक अटैक भी आ जाता है। ये सब हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जी के साइन है। तो इसका करंट से कोई लेना देना नहीं। करंट एक कोइंसिडेंस हो सकता है, करंट लगा तब से ऐसा हो रहा है। बाकी उनको किसी न किसी चीज से अपने वातावरण में जहाँ भी वो रह रहे हैं, या जिस चीज के वो संपर्क में आते हैं, वहां पे कहीं न कहीं किसी चीज से उनको एलर्जी है, जिसकी वजह से इनको दिक्कत हो रही है ना। और एलर्जिक प्रॉब्लम का परमानेंट इलाज भी संभव नहीं है। अगर कोई ये दावा करता है तो पता नहीं क्यों करता है, लेकिन एलर्जिक प्रॉब्लम हो सकता है अपने आप समाप्त हो जाए, या फिर धीरे धीरे करके उसको एंटी एलर्जिक से ही मॉडिफाई किया जा सकता है। बाकी ऐसा नहीं कि वो किसी विशेष दवाई से या एंटीबायोटिक चलाने से। जनरली लोकल लेवल पे लोग हायर एंटीबायोटिक देते हैं, मैंने एमॉक्सिक्लेव दे दिया, मैंने ये दे दिया, वो दे दिया, कई पेशेंट में देखता हूँ बताते हैं लोग, लेकिन उसमें एंटीबायोटिक की नीड ही नहीं है ना। एंटीबायोटिक का जो मिसयूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें सिंपल एलर्जिक प्रॉब्लम, आप एंटी एलर्जिक दीजिए, शॉर्ट कोर्स ऑफ स्टीरॉयड दीजिए, वो ठीक हो जाएगा पेशेंट, है ना। तो वो उनके एलर्जी। नाक हाँ, में ये बाल है क्या? नाक में बाल की वजह से नाक नाक नहीं हो रहा है क्या? बस इतना ही पोजीशन में इश्यू हो रहा है उनको। क्या कर रहे हो? इतना ही पोजीशन में खजूली ज्यादा होता है, ये पोजीशन में, बस इतना ही पोजीशन है। हाँ, तो एलर्जी से भी हो सकता है लोकल वहाँ पे कोई कारण हो उसका, लोकल नाक के अंदर, जो नोज के अंदर लोकल जो नॉस्ट्रल्स हैं, वहाँ पे कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से उनको लोकल एरिया में हो रही है। बाकी जो आप लक्षण और डॉक्टर बता रहे हैं हरीश वो सर। एलर्जी के लक्षण है। ठीक है। जी जी डॉक्टर हरीश सर, आप ना सर, सर, कि आप बाद में कि इसे रिगार्डिंग बात कर सकते हैं कंसल्टेशन से सर के थ्रू। ठीक है सर। और कि अभी अपना कीमती समय निकाल करके आए हैं सर, तो हमारे और भी हेल्प पार्टनर है सर। और सर मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर जैसे कि ये नए नए फीचर्स आए हैं अभी जियो में। ये हम्म। आई स्कैन हो गया, जियो ब्रेन हो गया सर, और फेस स्कैन हो गया। तो सर इसके बारे में कि आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं फेस स्कैन के बारे में बताना चाहता हूँ कि फेस स्कैन काफी अच्छा, मतलब वो है जिसकी वजह से अपन, मतलब बिना टाइम को खराब किए हुए, समय के बचाते हुए, अपन बहुत सारी एक बार में जी जी। अ, कई सारे वाइटल्स सर को सभी हेल्थ पार्टनर सर से रिकॉर्ड मेरी कर सकते हैं। रिक्वेस्ट है, वो अभी अपना माइक म्यूट कर ले सर। ठीक है। जी सर, कंटिन्यू, आप कंटिन्यू करिए सर। ठीक है, सारे वाइटल्स को अपन मतलब एक बार में, एक क्लिक में अपन, मतलब हम देख सकते हैं। बाकी मेरा ये कहना है सारे हेल्थ पार्टनर से, जैसे कोई जनरल पेशेंट आता है, ठीक है, फीवर के लिए है, किसी और कंप्लेंट के लिए, तो उसमें अपन फेस स्कैन के थ्रू सारे वाइटल्स को एक बार में देख सकते हैं। लेकिन अगर कोई स्पेशली हाइपरटेंशन का पेशेंट है, या जिसको अपन केवल पर्टिकुलर कंप्लेंट लेके आया है, बीपी की, बहुत ज्यादा बीपी बढ़ा हुआ है, स्ट्रोक या पैरालिसिस का पेशेंट है, तो ये एक बार मैनुअली चेक करके जरूर क्रॉस चेक करें, है ना। केवल फेस स्कैन पे ही भरोसा न करें। फेस स्कैन का उपयोग उसके लिए अच्छा है, जनरल पेशेंट के लिए अपन सारे वाइटल्स एक बार में देख सकते हैं, उसका SpO2 कितना है, उसका पल्स कितना है, उसका BMI कितना है, रेस्पिरेशन कितना है, जितनी भी सारी चीजें एक बार में देख सकते हैं। एक मोटे मोटे तौर पे अपने को आइडिया लग जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर स्पेशली कोई पेशेंट अपने को इमरजेंसी में आ रहा है कि उसको हाइपरटेंशन है, उसके एक तरफ का पैरालिसिस हो रहा है, या उसको बहुत ज्यादा हेडेक है, चक्कर आ रहे हैं, उसका बीपी बहुत ज्यादा शूट कर रहा है, तो एक बार मैनुअली भी क्रॉस चेक कर लेना चाहिए ऐसे पेशेंट में। बस, बाकी वो फेस स्कैन बहुत अच्छा है। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, कि आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है। और सर मेरा एक क्वेश्चन ये भी है सर, जैसे कि आपने इतने सर क्रिटिकल क्रिटिकल केस देखे हैं, तो सर कोई केस जो आप यहाँ पर डिस्कस करना चाहेंगे? क्योंकि अब सर केस क्या है, मैंने आपके। केस में जी
केस मैंने बहुत सारे देखे हैं, तो मेरे को ऐसा ध्यान नहीं, क्योंकि मैं डेली क्रिटिकल पेशेंट देखता हूँ, डेली नॉर्मल पेशेंट देखता हूँ, है ना। और कोई भी केस कभी भी क्रिटिकल हो सकता है ना। नॉर्मल फीवर का पेशेंट भी क्रिटिकल हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते नॉर्मल। मैं तो अभी फीवर का सीजन चल रहा है, फीवर पे ही बात करना चाहता हूँ। आजकल कई सारे फीवर के पेशेंट आते हैं और अपन उनको यस मतलब सर। ट्रीट करते हैं, लेकिन फीवर का पेशेंट भी कभी भी क्रिटिकल हो जाता है। मैंने अभी एक डायरेक्ट ओपीडी में एक पेशेंट को देखा, नॉर्मल पेशेंट था, डेंगू का पॉजिटिव था उसको नॉर्मल, और जब उसका केएफटी कराएगा तो उसका क्रिएटिनिन 10 के आसपास था, है ना। तो उसको एकेआई हो गया था डेंगू की वजह से, एक्यूट किडनी इंजरी, है ना। यस तो सर। ऐसे पेशेंट्स की को तुरंत डायलिसिस के लिए शिफ्ट करवाना पड़ा। तो मेरा सारे हेल्थ पार्टनर से यही कहना है कि आप मतलब फीवर को लाइटली न लें। बड़ी बड़ी बीमारियां तो ठीक हो जाती हैं, और बड़ी बड़ी बीमारियों में इतना डर भी नहीं है, क्योंकि उसमें उसके जो भी सिक्वेली होंगे, कॉन्सिक्वेंस होंगे, काफी लेट आएंगे। अगर हाइपरटेंशन का पेशेंट है, आप टेबलेट खिला दोगे, बीपी उसका कम हो जाएगा, 120 नहीं होगा, 140 बना रहेगा, उससे पेशेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फीवर एक ऐसी कंप्लेंट है जो जो कई सारे कारणों से हो सकती है, कुछ भी होगा लेकिन पेशेंट को फीवर आएगा। तो ऐसे पेशेंट को ट्रीट करने में थोड़ा डरें और केयरफुली ट्रीट करें, क्योंकि फीवर नॉर्मल सिंपल फीवर भी कभी कभी बहुत मतलब बड़ी इमरजेंसी बन सकता है। तो मैंने ऐसे पेशेंट को मैंने देखा, तो उसके बाद मैं अवेयर हो गया, क्योंकि अगर कोई भी पेशेंट आता है, आप उसका एलएफटी केएफटी जरूर करा लिया करें, है ना। पहले मैं भी नहीं कराता था, लेकिन मेरे को लगा कि कोई भी जनरल ओपीडी में पेशेंट आ रहा है हाई ग्रेड फीवर के साथ, या सस्पेक्टेड डेंगू मलेरिया का पेशेंट है, या कोई भी फीवर का पेशेंट है, तो आप उसका केएफटी जरूर कराएं, क्योंकि मलेरिया वाले पेशेंट में भी कभी कभी केएफ किडनी इंजरी हो जाती है, डेंगू वाले में भी हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स को टाइमली अपन रेफर कर सकते हैं, तो पेशेंट की डायलिसिस या जो भी फर्दर इंटरवेंशन होगा तो पेशेंट बच जाएगा। मेन उद्देश्य क्या, पेशेंट को सरवाइव करना है, ना कि अपना काम चलाना, है ना। इसलिए पेशेंट को रेफर करने में भी नहीं हिचकिचाना चाहिए बिल्कुल। अगर जियो का प्लेटफॉर्म है, जियो के डॉक्टर से कंसल्ट करके अगर डॉक्टर कह रहा है कि भाई इसको रेफर कर देना चाहिए, अपने लायक नहीं है, तो ऐसा भी नहीं कि अपन जबरदस्ती उसको फिर कर रहे हैं। मैंने अपना उद्देश्य पेशेंट को सेव करना, क्योंकि हर लाइफ यस अपने सर। आप में इंपॉर्टेंट होती है, उसके घर के लिए इंपॉर्टेंट होती है ना। यस सर। तो क्वालिटी सर्विस का यही है कि अपने को अर्ली डिटेक्शन, अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट और अर्ली रेफरल, है ना। अगर ट्रीट कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो रेफर कर दो, ठीक है। तो यस फीवर सर। वाले पेशेंट को जो जनरल, ज्यादातर जनरल फिजिशियन फीवर के पेशेंट ही ट्रीट करते हैं, और फीवर को लाइटली। और कई लोग कहते हैं कि इसको 1 साल से डेंगू वो बिडाल पॉजिटिव आ रहा है, एंट्रिक फीवर है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि एंट्रिक फीवर जनरली होता नहीं है, उसकी रिपोर्ट बहुत ज्यादा उसमें फॉल्स पॉजिटिव आती है। और कोई भी टाइफाइड का पेशेंट आता है, या ना बिना टाइफाइड डिटेक्शन की भी अपने पास आता है, तो आप उसको सिफिक्जिम, एमॉक्सिक्लेव, सल्फोटाक्सिम, या कोई कई सारे लियोफ्लॉक्सिन एंटीबायोटिक तो खिलाते ही हो। अगर वो 5-7 दिन 10 दिन एंटीबायोटिक खा लेगा, तो उसका वैसे भी टाइफाइड तो उसको होगा ही नहीं, ठीक ही हो जाएगा। इसलिए टाइफाइड को लेके बहुत ज्यादा वो भ्रांति या बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं है। आप जो भी फीवर के पेशेंट आ रहे हैं उनको जनरल मतलब वायरल फीवर हो सकता है, या कोई मलेरिया या दूसरा कुछ हो सकता है, उनकी ओर ज्यादा ध्यान दें, है ना। ज्यादा डेंगू उसके बिडाल पॉजिटिव को बहुत ज्यादा वो बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यस सर। और बताइए। बहुत 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 धन्यवाद सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है। क्वेश्चन और सर। हाँ सर, सभी हेल्थ पार्टनर से बताइए। मेरी रिक्वेस्ट है, एक एक करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से। सबसे ज्यादा पेशेंट आते हैं तो उनका बीपी लो सबसे ज्यादा रहता है, जैसे कि 90, 95, 105 किसका? रहे। बीपी लो वाले पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। देखो आप मेरी बात सुनिए, बीपी लो भी कोई बीमारी नहीं होती, ये भी बहुत बड़ा इशू है। कई मैं पेशेंट देखता हूँ, हेल्थ पार्टनर्स का बहुत बड़ा कंसर्न रहता है कि सर इसका बीपी लो है। बीपी लो अगर किसी का किसी कारण से हो रहा है तो वो प्रॉब्लम है। मान लो किसी को ब्लड लॉस हो गया, फ्लूइड लॉस हो गया, डायरिया हो गया, वॉमिटिंग हो गई, उसकी वजह से अगर किसी का बीपी फॉल हुआ है, दैट इज प्रॉब्लम। अगर किसी का जनरली बीपी 90, अगर किसी किसी का, महिलाओं का खासकर, और किसी किसी मेल का भी बीपी 100 और 90 के बीच में ही रहता है बेस लाइन बीपी, और कई बार फीवर की वजह से या थोड़ा खाना पीना कम खाने की वजह से बीपी और थोड़ा बहुत फॉल हो जाता है, तो वो उसका नॉर्मल बीपी है। अगर किसी का बीपी 140 या 150 रहता है, उसका बीपी सडनली 100 हो जाए, तो वो उसके लिए प्रॉब्लम कर सकता है ना। तो लो बीपी कोई बीमारी नहीं है। अगर किसी का बिना किसी कारण के ही 90 बीपी है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आईवी फ्लूइड वगैरह, ओरल ओआरएस वगैरह, ओरल फ्लूइड देके आप उसको मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी का किसी कारण से बीपी कम हो रहा है, ब्लड लॉस की वजह से, फ्लूइड लॉस की वजह से, तो आप उसको रिहाइड्रेट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, वो तो कोई बीमारी ठीक है। डिसीज जैसे फीवर वाला आया, कोई डायरिया वाला, तो नहीं तो उसका फीवर नॉर्मल। आया तो फीवर में तो आप मेंटेनेंस फ्लूइड तो देंगे। अगर फीवर में बीपी मतलब फ्लूइड वो क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन है, फीवर में बीपी उसका फॉल हो रहा है पेशेंट का, तो आप मेंटेनेंस फ्लूइड आरएलएनएस दे सकते हैं उसको, डेक्सा लगा सकते हैं। बाकी 90 बीपी पे पेशेंट सर्वाइव करेगा, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है उसका बीपी पहले से भी इतना हो, आपके पास तो वो आया है तो आपने पहली बार चेक किया है, ऐसा तो नहीं कि आपने उसके पहले भी कभी चेक किया हो, है ना। क्या दे सकते इसको, इसको बढ़ाने के लिए क्या बीपी दे सकते?
बीपी बढ़ाने की कोई दवाई नहीं होती। बीपी बढ़ाने के लिए आप तब देंगे दवाई जब पेशेंट शॉक में होगा, तो आप नॉरएड्रेनालिन, डोपामिन देते हैं, लेकिन वो इतने पर नहीं देते हैं, वो तब देते हैं जब बीपी किसी का सिस्टोलिक बीपी 60-50 के नीचे आ जाए और पेशेंट का वो अलग ही लुक दिख जाता है कि पेशेंट शॉक में है। और भी कई सारी चीजें होती हैं। नॉर्मल फीवर की कंप्लेंट लेके पेशेंट आया तो आईवी फ्लूइड देंगे आप, और क्या आरएलएनएस देंगे, ठीक है, मेंटेनेंस फ्लूइड, डेक्सा लगा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। और कोई हमारे पार्टनर जो सर से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? जी प्रणाम सर। प्रणाम भैया, जी जी बताओ। सर, गुड आफ्टरनून। सर पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय प्लेटफॉर्म पे दे रहे हैं सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए सर ये करें, जैसे किसी पेशेंट का, अभी मेरी दादी का ट्रीटमेंट चल रहा था, आप भी ट्रीटमेंट कर रहे थे सर, जैसे ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो क्या सर उससे सर सांस की भी समस्या हो सकती है कि केवल बीपी की समस्या होगी? क्या कह रहे हो? ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है? जी सर, जैसे ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है दादी का, अभी ट्रीटमेंट चल रहा था, किसी भी पेशेंट का अगर ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है सर, तो क्या सर उससे केवल बीपी की समस्या होगी या सांस भी, मतलब सांस लेने में नहीं दिक्कत देखो, होगी या सांस फूलेगी? मेरी बात सुनिए। ट्राइग्लिसराइड का डायरेक्टली बीपी से कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ने से का मतलब होता है हार्ट अटैक के लिए वो पेशेंट प्रोन हो जाएगा, है ना। हेलो, जी सर। ठीक है। सर सुना, हेलो, मैं कह रहा हूँ हार्ट अटैक, वो पेशेंट हार्ट अटैक के लिए रिस्क है, बाकी बीपी का डायरेक्ट ट्राइग्लिसराइड से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जो ब्लड की जो आर्टरीज होती हैं उनके अंदर एथिरोमेटस प्लेक बनता है ना, एक थक, ठीक है, उनपे एक लेयर बनने लगती है। उस लेयर को बनाने में एलडीएल का रोल होता है ना। एलडीएल लेवल ज्यादा होगा तो वो लेयर ज्यादा जल्दी बनेगी, ठीक है। और बाकी डायरेक्ट बीपी से उसका कोई लेना देना नहीं है ना। हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ाता है ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना या एलडीएल का बढ़ना, ठीक है, ना कि बीपी को बढ़ाता है। कई नॉर्मोटेंसिव पेशेंट होते हैं जिनका बीपी, बल्कि हाइपोटेंसिव पेशेंट होते हैं जिनका बीपी 100 तक रहता है सिस्टोलिक, और वो लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। तो हार्ट अटैक एक रिस्क फैक्टर हो सकता है, बीपी एक रिस्क फैक्टर होता है हार्ट अटैक के लिए। बाकी हाई बीपी होने की वजह से जरूरी नहीं कि हार्ट अटैक हो, और हाई बीपी और कोलेस्ट्रॉल में भी कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ये नहीं सर, तो सर सांस का पेशेंट तो होगा कि नहीं, जैसे होगी कि नहीं? क्या सांस लेने में दिक्कत होगी? जी सर, एस्थमेटिक हो, सांस लेने में उसको दिक्कत होगी कि नहीं? नहीं यार, उसका अस्थमा से भी कोई लेना देना नहीं है, सांस लेने में से भी उसका कोई लेना देना नहीं है ना। ट्राइग्लिसराइड का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। सांस लेने में आपको दिक्कत तब हो सकती है आपका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ेगा, तो आपको चलने फिरने में सांस फूलेगी, है ना, या फिर आपका जो सांस की नलियां हैं वो सिकुड़ जाएंगी तो आपकी सांस फूलेगी। लेकिन कोलेस्ट्रॉल का सांस की नली से कोई लेना देना नहीं, डायरेक्ट वो अलग कारण हो सकता है उसका, है ना, उसका कोई ऐसा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ठीक है। पेशेंट एनीमिक हो तो? हाँ, एनीमिक है तो सांस फूलेगी डेफिनेटली, क्योंकि भाई जो जो हीमोग्लोबिन है वही तो ऑक्सीजन कैरी करता है ना। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन, ब्लड की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। जब ऑक्सीजन सेल्स को नहीं मिलेगी तो पेशेंट को हाइपोक्सिया में जाएगा ही पेशेंट, तो फिर सांस लेने में दिक्कत होगी डेफिनेटली, है ना, ठीक है। जी सर। गुड आफ्टरनून। सर नवीन। जी जी, हाँ, डॉक्टर बताइए, नवीन बताओ। साहब पूछिए। सर मेरा एक जनरल क्वेश्चन है खाली आपसे भी और जियो टीम से, कि हमारे जैसे हमारा क्लिनिक है, हमने वो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में इसको रजिस्टर्ड कराना जरूरी है क्या? अब यार इसके बारे में तो मेरे को आइडिया है नहीं यार। हाँ, तो ये जियो टीम वाले बताएं हमें, क्योंकि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में आजकल वो सर रजिस्टर्ड होना जरूरी है कोई सा भी क्लिनिक हो। हाँ जी नवीन जी, मैं तो इसको अगर तो उसमें आपको कुछ बताना चाहूंगा। जैसे आप है ना इसको रजिस्टर करवा सकते हैं, आपके यहाँ पे अगर मैंडेटरी कर दिया गया है तो जी सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूव्ड है हमारा जियो इनोवेशन, तो आप इसको तो रजिस्टर सर करवा सकते हैं। तो उसका हमारे पास कुछ सर्टिफिकेशन वगैरह दे, ताकि हमें वहाँ सीएमएच ऑफिस में जाके उसको डिपॉजिट कराना पड़ता है? बिल्कुल सर, देखो जो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है रिन्यूअल होके वो आपको मिल जाएगा। सेकेंडली जो जियो के साथ गाइडलाइन के साथ जो मिला हुआ है पीएमई गाइडलाइन के साथ में, वो हम आपको हाँ। प्रोवाइड कर देंगे। नियमित आप अच्छा, प्रोवाइड कर देना सर को, तो आपको सेकंड आप वो ले सकते हैं उसकी। एक और दूसरा सेकंड क्वेश्चन, कई जी बार जी हम जो कंसल्टेशन कराते हैं उसमें डॉक्टर्स हमारे इंजेक्टेबल वगैरह एडवाइस करते हैं, तो हमारे क्लिनिक पे ही उसका बायो वेस्ट कलेक्ट होता है, फिर उसके लिए भी कुछ हमें वो सर्टिफिकेशन लेना जरूरी है क्या, बायो वेस्ट सर देखो, मैनेजमेंट का? जब तक आप उस चीज के लिए एलिजिबल नहीं है तो आप जो है सैंपल कलेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, बट अगर आप एलिजिबल हो, आपके पास डिप्लोमा या जिस चीज के लिए जो सर्टिफिकेट है आपके पास, देन आप कलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जियो इसके लिए आपको जो है कोई सर्टिफिकेट नहीं देता कि आप सैंपल कलेक्ट करो। जी सर। हाँ, नहीं, जैसे हमारे पास ट्रेन नर्सिंग स्टाफ है वो वही करते हैं सारा, हाँ जी बट हाँ जी, बायो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए फिर प्रॉपर हम उस करें ना उसको। जैसे बिल्कुल मैं सर, तो उसके किसी लिए तो आपको, हॉस्पिटल हाँ के वो, साथ हाँ, वो टाई अप आपको दूं तो रखना मेरा बायो वेस्ट वहां डिस्पोज हो जाता है, जी जी जी, बिल्कुल वो आपको ठीक है रखना ना, पर पड़ेगा। बाकी हेल्थ पार्टनर्स के लिए फिर ये कभी दिक्कत होएगी।
नहीं नहीं, वो तो सर आपको चाहिएगा वो चीज। हाँ, वो अलग से हमें अपने लेवल पे करना है ना बायो वेस्ट का पूरा। यस यस यस। जी जी, Yes. ओके ठीक, ओके सर, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। और कोई हमारे हेल्प पार्टनर जो सर से देखा? क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? नहीं, जी, डॉक्टर CL पांड्या सर। सर नमस्कार। नमस्कार पांडे साहब। नमस्कार। थोड़ा सा लेट जो आया, कोई थोड़ा बात नहीं। ये भूलने की बीमारी हो रही है सर, जैसे जैसे उम्र आ रही है। अरे तो अब कैसे करूंगा? हम्म। हाँ पांडे साहब बताओ। नहीं, मैं कुछ पूछना नहीं चाह रहा था, मैं तो आपको बहुत बहुत थैंकफुल नहीं बोल रहा आप पूछो ही मत। हूँ। इससे प्लेटफॉर्म पे एक रिकॉर्ड क्रिएट करी है सर कि 25,000 मरीज बता रहे हैं। हाँ। इससे कोई देखना छोटी बात नहीं है सर, 25,000 देखने की बात नहीं है सर, को ठीक करना ये बड़ी बात होती है सर। और मैंने 2.5 साल के अंदर जितने भी आपको पेशेंट दिखाए हैं, उसके अंदर कोई भी ऐसा केस मेरे को नहीं मिला कि मैं ठीक नहीं हुआ, मेरे को दोबारा बताओ। चलो वो एक शुगर बीपी वाले पेशेंट है, वो तो सब दोबारा दिखाते हैं, फीवर के या हाँ जिनके सर। छोटी मोटी बीमारियां हैं, उसमें कोई ऐसा मेरे को कोई शिकायत नहीं आई कि इन डॉक्टर साहब ने ठीक किया। और आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे से सेवाएं दे रहे हो, आपके साथ हमारा भी नाम हो रहा है सर, लोग हमारे पास दूर नहीं दूर से। पांडे साहब मेरी बात सुनिए, ये मतलब प्लेटफॉर्म वालों का धन्यवाद और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है इसमें, क्योंकि मैं डायरेक्ट तो पेशेंट मेरे को जानता है ना, 25,000 या जो भी मैंने देखे हैं वो सब आप लोगों की वजह से ही देखे हैं, और आप लोगों का एक स्नेह है जो आप लोग मुझे दिखाते हैं या जो भी है, ठीक है। क्योंकि मैं तो डायरेक्ट तो आपके पेशेंट को जानता हूँ, इतने सारे हेल्थ पार्टनर जुड़े हुए हैं, है ना, क्योंकि 25,000 पेशेंट एक कोई एक मतलब इतने आसान नहीं होते हैं। तो आप सब लोगों का वो है जो पेशेंट आप मेरे को भेजते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसके बाद पेशेंट आप लोग दोबारा भेजते हैं, तो इसमें आप लोगों का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है ना, क्योंकि जो मेन रिजल्ट आना है वो आपके स्तर से आना है, ठीक है। हम लोग कितना भी कुछ करें, लेकिन जब तक ग्राउंड लेवल से पेशेंट नहीं आएगा तो कुछ नहीं हो सकता। तो मेरा आप लोगों से एक अनुरोध भी है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा पेशेंट दिखाएं। कुछ लोग तो दिखा ही रहे हैं शुरू से, लेकिन कुछ लोग जैसे कभी कभार महीने में 1-2 पेशेंट डाल दिया फिर गायब हो जाते हैं, तो उनसे विशेष वो है कि आप लोग भी थोड़ा एक्टिव हों, डेली एटलीस्ट 1 पेशेंट तो आप ऑन एन एवरेज दिखाएं, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा और अभी सर गुड न्यूज दे रहा हूँ आपको कि रात जो सूरत से पेशेंट आया था सर, बीकानेर और के बीच के अंदर 18 घंटे का जर्नी है सर, वो वहाँ ठीक हम्म नहीं, तो सूरत से यहाँ हम्म मैंने आज रात को उनको दिखाया। हम्म अभी वो हम्म कह कि मैं एकदम ठीक हूँ भाई साहब, मेरे को 5-6 हम्म की नींद आई है, हम्म मेरे अंदर इतना पेन था, वो एकदम गायब है सर। और अभी आज आज वाला वो एकदम। और मैं अपने हेल्थ पार्टनर से एक और बात करना चाहता हूँ। मैं कुछ लोगों का मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लेना अच्छा नहीं है यहाँ पे। कुछ लोग तो इतना अच्छे से कंसल्टेशन कराते हैं, जो सारी चीजों को ब्रीफ कर देते हैं, पेपर पर नोट डाउन करके रखते हैं, जो मेरे सामने भी ये बैठे हैं हुए हैं अभी कई लोग, मैं, ठीक है। तो आप जितना अच्छे से पेशेंट की हिस्ट्री लोगे, वाइटल्स लोगे, उतना आप अच्छा पेशेंट को बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आप लोग ही हमारी आंखें हैं। हम तो डायरेक्ट पेशेंट से टच नहीं कर रहे हैं, ना उनका एग्जामिनेशन कर रहे हैं। आप क्या होते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट पेशेंट को मोबाइल थमा देते हैं, तो पेशेंट अपनी लोकल लैंग्वेज में बता रहा है, वो अपनी बहुत सारी कंप्लेंट गिना देता है, तो जो मेन कंप्लेंट है वो कहीं छूट जाती है ना। इसलिए सर मेरा हेल्थ पार्टनर से कहना है कि जब पेशेंट आपके पास आता है तो आप सारी चीजें नोट डाउन करें, उसके वाइटल्स लें, और आप डॉक्टर को पहले आप ब्रीफ दे रहे हैं, पेशेंट फिर बता देगा, डॉक्टर सुन लेगा, ठीक है। तो कुछ लोग तो बहुत अच्छा करते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, तो सब लोग ऐसा करें, है ना, तो उससे पेशेंट को बहुत ज्यादा फायदा पहुंच पाएगा, और मुझे भी संतुष्टि होगी, पेशेंट को भी अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, ठीक है। बहुत बहुत मेहरबानी सर, बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर गुड आफ्टरनून। हाँ भैया, गुड आफ्टरनून जी सर, त्रिपाठी जी, पूछिए। बताओ। थैंक यू सर। चल रहा है, मीटिंग ज्वाइन किए हुए हैं। क्या? अरे मगर चल रहा है ठीक ठाक सर, मीटिंग ज्वाइन किए हैं, आपकी जो भी जानकारियां हो ले रहे हैं। नहीं आप तो वैसे ही लेते रहते हो। ठीक है, ठीक। और कोई हमारे पार्टनर जो सर से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? शिवदत्त पासवान जी, आप पूछ सकते हैं। हेलो। सर। हाँ जी सर, हाँ जी प्रणाम सर। बताइए। प्रणाम भैया, बताओ। सर कह रहे हैं कि एक पेशेंट है, उनको विडाल पॉजिटिव ने आज पहले उनका मेडिसिन चला, और अभी तो ठीक है, लेकिन पल्स उनका सुबह शाम 100 के करीब रहता है।
विडाल तो पॉजिटिव कुछ लोग था, मेडिसिन चल कुछ लोग चुका है, पल्स 100 के आसपास रहता है सुबह शाम में, और जिस समय पल्स 100 रहता है उस समय फीवर का अनुभव होता है उनको। तो उनका टेम्परेचर चार्टिंग कराओ ना उनकी। अगर उनका शाम का टेम्परेचर 100 के ऊपर जाता है और सुबह का टेम्परेचर 99 के ऊपर रहता है तो फीवर है। कई बार पेशेंट को लगता है कि मुझे फीवर आ रहा है, नहीं लेकिन सर, फीवर होता नहीं है, 96 है ना। हाँ टेम्परेचर रहता सर 96 97 हाँ तो फिर 98 उनको फीवर भी नहीं आता है। नहीं है, फिर उनको फीवर नहीं है, ठीक है ना। पल्स चला जाता है सर, और फीवर का अनुभूति होता है, लगता है कि अंदर फीवर। तो उसके और भी कई सारे कारण होते हैं, उनको रूल आउट कराना पड़ेगा, है ना। केवल फीवर के लिए, वो फीवर तो है ही नहीं उनको, उनका अगर टेम्परेचर 99 के नीचे रहता है तो फीवर नहीं है उनको। वो कई सारे कारण हो सकते हैं, उनको तो रूल आउट करना पड़ेगा, है ना। वॉमिटिंग आ रही है, टैकीकार्डिया है, और 100 इतना ज्यादा भी नहीं है यार, 90 to 100 तो कई लोगों का रहता है, ठीक है ना। तो इतना भी ज्यादा नहीं है, ठीक है। जी नमस्कार सर। थैंक यू सर। नमस्ते भैया, बताइए। जी जी सर, पूछिए सर। जी ये बोल रहे थे ना सर कि हम्म। हमारे यहाँ तो जांच की सुविधा नहीं है। हम गोस्वामी जी काय बोल की रहे जांच? थे आपसे, बहुत मलेरिया टाइफाइड वगैरह के, अच्छा, और गोस्वामी जी। हाँ। हम्म। वायरल बुखार काफी है इधर। हम्म। तो कभी कभी फंडिंग नहीं हो पाता कि इसको मलेरिया भी है क्या। तो और आप उसको रहता यार, है किसी किसी। मेरी बात सुनिए। एक टर्म होता है अम्ब्रेला थेरेपी, है ना। आपको उसको अम्ब्रेला थेरेपी देनी पड़ेगी। आप ये मान के चलो उसको मलेरिया भी हो सकता है, उसको वायरल भी हो सकता है, उसको सब कुछ हो सकता है, तो आप उस तरह से ट्रीट कीजिए अगर कोई जांच नहीं कर सकते हो तो, है ना। क्या करें? आपको सारी चीजों, मैं कह रहा हूँ सारी चीजें आप उसको एंटी मलेरिया भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि मलेरिया कंफर्म नहीं है तो मैं क्या करूँ, तो दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। ओरल दे सकते हैं। देने के बाद थोड़ा अरे सीरियस हो जाता है सर। अरे ओरल दे देना यार। कई बार क्या होता है, अपन डायरेक्ट क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट आर्टिसिनो ठोक देते हैं, मलेरिया है ये दे दो, पेप्जो दे दो, मेरोपेनम दे दो। मैं तो कई पेशेंट देखता हूँ ना यार इस तरह के, ठीक है। एक मरीज को ईमान लगा दिए हम सिम्टम पर, वो बुखार छोड़ने लगा, लास्ट में अत्यंत कमजोर हो गया, तो उसको और परेशानी बढ़ तो गई। वो तो कुछ भी हो सकता है, वो एक अलग बात है। बाकी मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, अगर प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि आप, ठीक है। तो हम ये जानना थैंक यू चाह सो रहे हैं ना मच सर, थोड़ा हाँ। हमको डिफाइन करके कोई सा सिम्टम बताइए जिसे कुछ समझे कि इसको मलेरिया नहीं है। कोई सिम्टम नहीं है। एनी टाइप ऑफ फीवर में बी मलेरिया, ठीक है। फीवर विद चिल्स, बॉडी पेन, मलेरिया भी हो सकता है, टाइफाइड भी हो सकता है, डेंगू भी हो सकता है, चिकनगुनिया भी हो सकता है, स्क्रब टाइफस हो सकता है, जापानीज एन्सेफेलाइटिस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कोई जी ऐसी सिंगल कोई वो नहीं जिससे कोई डायग्नोसिस कर सको। आपको अम्ब्रेला थेरेपी देनी है, आप अपने विवेक से काम कर सकते हैं। सिंपल से स्टार्ट करो ना, डायरेक्ट आप बड़ी बड़ी चीजों पे क्यों जा रहे हो। आप नॉर्मल 5 दिन उसको ट्रीटमेंट देके देखिए, नॉर्मल, है ना, ठीक है। ठीक है सर। थैंक यू सो ठीक मच है, सर, ओके। आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। डॉक्टर नवीन वैष्णव सर, आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे, सर से पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते भैया, बताइए। सर कोई क्वेश्चन नहीं, मैं तो प्रदीप सर का एक केस बताना चाहता हूँ। अभी लास्ट वीक हम एक होम विजिट थी, एक माता जी अल्टर्ड बिहेवियर में थे बिल्कुल, शायद उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता, और आपने देखा, अपने वाइटल्स लिए थे, फिर आपने मैनिटोल वगैरह शुरू करवाया था। शाम को उनके अटेंडर का फोन आया था कि मेरी माता जी बिल्कुल ठीक है, ओरली ले रही है वगैरह, एवरीथिंग वाज गुड। तो उसके लिए नहीं तो थैंक यू। वो आपकी वजह से संभव हुआ, क्योंकि आप जो भी पेशेंट दिखाते हैं, आप मेरी सारी चीजें आसान कर देते हैं, ठीक है। मैं नाम बिल्कुल सारे लोगों को नहीं गिना सकता, जैसे पांड्या साहब हैं, आप हैं, और भी कई मेरे हेल्थ पार्टनर्स हैं। वो मतलब मुझे पहले से सारी चीजें ब्रीफ कर देते हैं कि सर इसका ये इतना है, इतना है, इतना है, तो मतलब और बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होता है मुझे। कई लोग क्या होते हैं 50 कंप्लेंट बनाते हैं तो कंफ्यूज हो जाता हूँ, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ, मैं क्या करूँ, ठीक है। तो सर अपने भी स्ट्राइक रेट ठीक है, आप आपके जो भी पेशेंट दिखाए मैंने एक्सीलेंट सारे, चाहे बच्चा हो और या आपके पेशेंट, आपसे मैं केवल 30 या 40 सेकंड बात करता हूँ, 1 मिनट भी मेरे को नहीं लगता आपसे मेरी बात होती होगी, बिल्कुल बिल्कुल है ना। बिल्कुल बिल्कुल। जी ठीक है, सर। क्योंकि सारी चीजें तो आप बता, आप एक लिख कर उस पर भेज देते हैं और आप 1 मिनट में बता देते हैं मेरे को। बिल्कुल एक मिनट सर, भी मैक्सिमम बात होती होगी मेरे हिसाब से, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, पर हाँ पेशेंट तो अच्छे अच्छे अपने दिखते हैं। मेरा सभी लोगों से यही कहना है कि भाई जियो प्लेटफॉर्म पे जो भी डॉक्टर जुड़ा हुआ है, मैं या कोई भी, वो कहीं ना कहीं कुछ और भी कर रहा है। ऐसा नहीं कि फुल टाइम इसके लिए बैठा हो, तो उसका बिल्कुल इतना सर। भी टाइम नहीं होता है कि वो 15 मिनट 20 मिनट मतलब देते हैं, मैं देता हूँ, लेकिन नहीं हर आदमी नहीं दे सकता कभी कभी। तो आप जितना अच्छा जल्दी बता पाएंगे, जितना कम से कम ब्रीफ बता पाएंगे उसको, वो उतना अच्छा कर पाएगा, है ना। अभी इसलिए सर 2 दिन आप पहले भी एक पेशेंट था ना, वो मिस डायग्नोज था, कई सारे 2 मेडिकल कॉलेज में गया था, उसको वो न्यूरलजिक पेन था, आपने ट्रीटमेंट किया, उसको रिलीफ हो गया, कह रहा कल फोन आया कि मेरा 70% पेन कम हो गया।
और 1 महीने से बेचारा परेशान हो रहा था, तो सारी नहीं चीजें तो मैंने वो निकाल दी, पर फट डायग्नोस आपने बना दिया कि ये तो हर्पीज और पोस्ट हाँ हर्पेटिक न्यूरेल्जिया है। हाँ उसकी हिस्ट्री बस देखी, वही है। मैंने एग्जामिन किया कि अल्सर था चेहरे पे, क्या था, ये कहाँ से हुआ, तो हिस्ट्री अच्छे से लेनी होती है। बस वही है, आप हिस्ट्री और एग्जामिनेशन प्रॉपर करें। ठीक है, ठीक सर, थैंक थैंक यू यू। सो मच सर। ठीक है। और और हमारे DRX विजय कुमार जी, हेलो। आप पूछ सकते हैं सर। बताओ भैया। नमस्ते नरेंद्र मैं कुमार नंद बताइए। किशोर। हाँ, मैं नंद किशोर गुजरात से सर, नंद किशोर, बड़ौदा हाँ से। हाँ बताइए। बस आपसे बात करके अच्छा लग रहा है कि आपके जो भी पेशेंट को दिखा है मैंने, बहुत अच्छा रिजल्ट है। ठीक है और ठीक। क्योंकि आप जो करवाते हो ट्रीटमेंट वो बेस्ट रहता है, और मेरे को जहाँ जरूरत पड़ती है वही मैं दिखाता हूँ, ज्यादा तो मैं नहीं दिखा पाता, क्योंकि फिर चलो पेशेंट का माइंड थोड़ा अलग सेट होता है कि ये हर मेडिसिन डॉक्टर से पूछ के देते हैं, तो फिर ये डॉक्टर खुद भी है कि नहीं है, ऐसा थोड़ा होता है, इसलिए मैं ज्यादा पेशेंट नहीं दिखा पाता हूँ। लेकिन जो चलो भी ठीक है। अपना पॉइंट वाला जो होता है उससे बेस्ट अच्छा रहता है। और ये ठीक ठीक ठीक। जियो टीम वाले से भी एक सर ने बात करी थी, तो वो वापस में रिपीट करना चाहता हूँ कि जो सर्टिफिकेट का है ना सर, तो उसका वो दिलवा दे तो अच्छा रहता है कि कोई जी प्रॉब्लम ना जी हो सर, कभी हम उसके बाहर। रिगार्डिंग हाँ सर, उसके रिगार्डिंग आप वेबिनार के बाद मेरे से बात कर लीजिएगा, ठीक है सर। हाँ, क्योंकि कभी हम बाहर रहते हैं तो हमारा स्टाफ रहता है, तो फिर प्रॉब्लम रहता है, तो ये प्रॉब्लम ना आवे इसकी वजह से हमको देखना, हम फील्ड में भी जाते हैं तो प्रॉब्लम रहता है फिर। ओके ओके सर। सर आफ्टर वेबिनार आपसे कांटेक्ट करते हैं। सर DRX विजय कुमार जी, सर पूछिए सर क्वेश्चन। जी नमस्ते सर। नमस्ते, बताइए। धन्यवाद सर। आप बहुत सारे पेशेंट दिखाए हैं सर, आपसे बढ़िया रिजल्ट मिला है। तो ये जानकारी मैं चाहता था सर, ये बिडाल जो है 2-3 पेशेंट को हमने देखा बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहता है, उनको हर 3 महीने 4 महीने पे आता रहता है टाइफाइड, 300 प्लस रहता है, 320 ऐसे करके। तो बिडाल में वैसे मैं बता चुका हूँ आपको, लेकिन बिडाल को आप छोड़ दीजिए, बिडाल के पीछे मत पड़िए, कोई और भी कारण हो सकता है उनको लगातार पीड़ा, आप जांच के पीछे मत पड़िए इससे। हाँ हाँ, नहीं तो आप ये सिम्टम डॉक्टर तो बता रहे थे, वो मतलब कहीं एक डॉक्टर गए थे, वो दिखाए थे एक पेशेंट, तो बता रहे थे कोई कारण इंजेक्शन लगा देंगे तो उससे नहीं होगा, तो ऐसा कुछ है नहीं, वो क्या? तो वैक्सीनेशन तो पहले होता है, ठीक होने के बाद वैक्सीनेशन थोड़ी होता है ना। अगर कोई भी वैक्सीनेशन का मतलब ये होता है कि आपको एक्टिव इम्यूनिटी देना, पहले से ही आपको इम्यूनाइज कर देना किसी चीज के लिए, है ना। होने के बाद वैक्सीन थोड़ी लगता है किसी चीज का, ठीक है। और टाइफॉइड है तो टाइफॉइड के लक्षण भी होना चाहिए, टाइफॉइड अगर किसी को है तो उसको पेट में दर्द होना चाहिए, पेट में जलन होना चाहिए, है ना, ठीक है। एल्टर्ड बोवल हैबिट होना चाहिए, बहुत सारे कारण होते हैं, तो टाइफॉइड को बड़ा मुद्दा न बनाए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ठीक है। टाइफॉइड को अगर सिम्टम नहीं, है तो अलग बात है। हाँ, 2-3 पेशेंट ऐसे हैं कि उनको हर तीसरे चौथे महीने पे 300 प्लस रहता है, 320 ऐसे करके रहता है तो बिडाल। जांच ही मत कराओ ना, मैं तो कभी जांच ही नहीं कराता अपने पेशेंटों की, डायरेक्ट देखता हूँ। आज तक मैंने बिडाल की जांच नहीं कराई वास्तव में। सीबीसी कराता हूँ, मलेरिया कराता हूँ, डेंगू कराता हूँ, मैंने बिडाल को भी कराता ही नहीं हूँ, ठीक है। हाँ क्योंकि जी जी एंटीबायोटिक सर। तो देना ही है, क्योंकि भारत में एंटीबायोटिक देने का तो चलन है, बिना एंटीबायोटिक के तो कोई नहीं चल सकता। आप नहीं दोगे तो मरीज कहेगा आपने एंटीबायोटिक नहीं दी मुझे, हाँ, ठीक है। चलो चुके हैं लोग ज्यादा। है ना, जी तो सर। हेलो हेलो, प्रदीप सर हमारी बात सुन पा रहे हैं आप? हाँ सुन रहा हूँ, बताइए। सर सबसे जी पहले सर, मैं थैंक यू अपने सर, सभी इतना हेल्थ कंफर्म करना था। हेलो हाँ जी बोलिए। हेलो सर, हाँ जी सबसे बोलिए। पहले मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने सभी हेल्थ पार्टनरों की तरफ से कि आप इतने अच्छे मेडिकल कॉलेज से पढ़ने के बावजूद भी हम सबों का साथ दिए। मैं सूरत से हूँ, शायद आप ये पहचानते भी होंगे, मनीष मिश्रा नाम है मेरा। हाँ जानता हूँ हेलो जानता हूँ। हाँ जानता हूँ, बताइए। सर, मेरा सर एक छोटा सा क्वेश्चन था सर, कि जो सिप्टियाजोन इंजेक्शन आती हैं, कि बहुत सारे पेशेंट में मैं देखता हूँ कि सिप्टियाजोन लगाने के बाद 30 मिनट के बाद उनका बॉडी जो है बहुत ज्यादा हीट हो जाता है। बहुत सारे केस में मैं इस तरह का सिम्टम्स देख रहा हूँ, तो इसका क्या रीजन हो सकता है? और सर दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि नॉर्मल ब्रेन पेन और माइग्रेन में क्या डिफरेंस, कैसे जानेंगे कि ये जो सर में पेन हो रहा है ये माइग्रेन है कि नॉर्मल ब्रेन पेन है? तो एक तो सेप्ट्रियाक जोन की मैं बात करूं पहले, सेप्ट्रियाक जोन से गर्म बॉडी हीट होती है। अब ऐसा तो मैंने नहीं सुना, रिएक्शन किसी चीज की अगर कोई मेडिसिन की रिएक्शन होती है तो उसको एक तो सर ये एक बॉडी पे होगा, 2 बॉडी पे होगा? मैं जितने लोगों को भी, वो भी क्या है, मोनो से ब्रांड कंपनी का मैं इंजेक्शन लगाता हूँ, फिर भी ये सिम्टम्स में वो बहुत आपका सारे पेशेंट पर्सनल में देखा हूँ। एक्सपीरियंस है, वो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, बाकी मैंने तो ऐसे नहीं देखा है यहाँ पे। क्योंकि जनरली अगर कोई एनाफाइलैक्सिस या कोई रिएक्शन होती है तो बॉडी पे रैशेस आएंगे, पेशेंट को घबराहट होगी, स्वेटिंग होगी, है ना, बीपी ड्रॉप हो सकता है, टैकीकार्डिया हो सकता है।
तो वो तो रिएक्शन है किसी चीज का। बाकी बॉडी हीट हो रही है तो क्या कह सकते हो सकता है उसको वैसे फीवर हो, उसकी वजह से बॉडी हीट हुई हो, है ना, और वो आपका पर्सनल है। ठीक है सर ये अलग अलग स्टेट या अलग अलग प्लेस के ऊपर भी डिपेंड करता है क्या, ऐसा कुछ? यहाँ पे क्या है, थोड़ा प्रदूषण अधिक है तो हो सकता है इसकी वजह से भी इस तरह का सिम्टम्स देखने को मिलता हो लोगों में। पता नहीं यार, मेरे को इसके बारे में आइडिया नहीं है, आपके अगर ऐसा हो तो हो सकता है। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन था सर, माइग्रेन और नॉर्मल ब्रेन पेन में क्या डिफरेंस है? कैसे जानेंगे कि ये माइग्रेन है या फिर नॉर्मल ब्रेन पेन है? माइग्रेन क्या होता है, देखो नॉर्मल हेडेक तो कभी भी हो सकता है किसी को फीवर आया हो, एक्यूट फेब्रिल इलनेस हो, उसकी वजह से हेडेक हो सकता है, कम सोने की वजह से भी हेडेक हो सकता है, एंजाइटी टेंशन की वजह से भी हेडेक हो सकता है ना। माइग्रेन हेडेक क्या है, बिना किसी कारण के किसी को हेडेक हो रहा है और महीने में 2 से 3 एपिसोड आ रहे हैं, है ना, हेडेक के साथ में वर्टिगो भी है, चक्कर भी आ रहे हैं, उल्टी जैसा भी लग रहा है, और पेन यूनिलेटरल भी हो सकता है, तो मे बी माइग्रेन। ठीक है, बाकी ऐसी कोई डायरेक्ट ऐसी कोई वो नहीं है इन्वेस्टिगेशन जिससे आप डायग्नोसिस कर पाओ, सिम्टम के आधार पर कर सकते हो, बाकी ऐसा नहीं कोई इन्वेस्टिगेशन है जिससे पता कर पाओगे माइग्रेन है कि नहीं, है ना। ठीक है सर माइग्रेन में सर में चक्कर जैसा भी रहता है क्या कभी? नहीं सर, सारे पेशेंट्स को नहीं आते हैं यार, अब मैं बता रहा हूँ हेडेक एसोसिएटेड विद वर्टिगो, वॉमिटिंग, यूनिलेटरल हेडेक में भी माइग्रेन हो सकता है ना, लेकिन कई सारे माइग्रेन के पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें ऐसा नहीं होता है ना, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है जी सर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमूल्य समय देने के सर लिए। मेरा एक और क्वेश्चन था। जी सर, पूछिए विजय कुमार। तो मेरी वाइफ ही है, उनको अगर एमिकासिन लगा दिया जाए सेफ्ट्रियाक्सोन प्लेन या सेफ्ट्रियाक्सोन सल्बेक्टम के साथ, उनको तुरंत रिएक्शन हो जाता है। तो मत लगाइए, अब इस चीज को आप नोट करके रखें कि इनको इस ग्रुप से सेफेलोस्पोरिन जो ग्रुप होता है ना, 3rd जनरेशन जिसका सेफ्ट्रियाक्सोन होता है, उससे इनको एलर्जी है। ठीक है, और इनको जो एमाइनो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं जैसे आपका अमीकासिन है, उस ग्रुप से भी ये तो आप नोट करें, वो नहीं लगाए आप उनको, है ना, इसकी दूसरी लगा दें। ठीक है, तो ऐसा कुछ और चला सकते हैं सर इसके अलावा? हाँ तो चला सकते हो, उसमें को क्या दिक्कत है, फिर एंटीबायोटिक लगाने की जरूरत क्या है, अगर एंटीबायोटिक का कोई इंडिकेशन है तो आप एंटीबायोटिक दीजिए, नहीं मत दीजिए अननेसेसरी। ठीक है, हाँ नहीं, बीच में कभी कभी दिक्कत हो जाता था, तो 1-2 बार हुआ ऐसा लगाया तो उससे दिक्कत हो गया। आप दवा भी जोड़ो पहले। ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप सर। आप हाँ जी सर, दिलीप सर पूछिए सर क्वेश्चन सर से। हाँ सर नमस्कार। नमस्ते, बताइए। सर एक 50 साल की महिला है, तो उसको पैर जो है ना तलवा से लेके ऊपर तक जो है थेथर लगता है, सुनपन लगता है, बीपी भी नॉर्मल है, शुगर भी नॉर्मल है। हाँ सर। एक मिनट सर, वेट कीजिए। हेलो, वेट कीजिए सर, अभी आ रहे हैं सर। अरे सर आपसे है बात करना था थोड़ा सा। जी बताइए सर। ये कह रहा हूँ, ये जो फेस स्कैन आप हमारे उसमें आप दिए हैं जियो ऐप में, यस सर। जी इसमें तो बीपी वगैरह ये सब आता है, तो क्या एक्चुअल आता होगा? सर देखिए, इसकी एक्यूरेसी ओके है सर, ठीक है, और मैनुअली बीपी हमने इसकी अभी सर अभी ट्रायल चला है, तो मैनुअली बीपी जो है अपना और इसका बीपी है तो सर वो आसपास ही है, बराबर ही है, तो इसलिए इसकी एक्यूरेसी बिल्कुल ओके है। लेकिन सर फेस स्कैन करते समय आपको सावधानियां जो है, फेस स्कैन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है, तो उस कंडीशन में बीपी बिल्कुल ओके रहेगा। जैसे कि मैं फेस स्कैन सामने से कर रहा हूँ, तो मेरे सामने प्रकाश, लाइट का प्रकाश बिल्कुल ओके होना चाहिए, और मेरे माथे पर बाल आ रहे हैं तो वो बाल साइड में होने चाहिए, और चश्मा लगा हुआ है तो इसको हटा लेना चाहिए। तो आई कांटेक्ट बिल्कुल फेस स्कैन के साइड में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप मतलब कैमरे की तरफ ना देख करके कहीं और देख रहे हो। तो इस कंडीशन में आप अगर फेस स्कैन करेंगे तो उसका रिजल्ट ओके आएगा बिल्कुल सर। इसमें लाइट कहाँ पर बताए सर, लाइट कहाँ पर रहना चाहिए?
सर लाइट देखिए, जैसे मैं अभी बैठा हुआ हूँ, ठीक है, ऐसा ना हो कि मेरे बैक साइड में लाइट हो, ठीक है, क्योंकि बैक साइड में लाइट होगी तो उसका प्रकाश मेरे सामने वाले पोस्चर पे, सामने वाले हिस्से पर नहीं पड़ने का। ठीक है, लाइट हमेशा या तो मेरे राइट साइड में हो इधर, ठीक है, या मेरे लेफ्ट साइड में हो या सामने बल्ब हो, ठीक है, तो लाइट का प्रकाश होना बहुत जरूरी है सर। सही सही। अब सर ये बताइए, जो जियो ब्रेन आपको उसमें दिखता है, तो इसका कैसे क्या उपयोग किया जाता है? सर जियो ब्रेन का देखिए, पहले तो जियो ब्रेन मेन क्या करता है कि एक तरीके से मेमोरी को, आपकी मेमोरी को एनालिसिस करेगा वो, ठीक है, आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा कि आपको क्या सिम्टम्स है, ठीक है, मान के चलिए आपने हम बताया कि मेरे को फीवर आ रहा है, ठीक है, फीवर के बाद वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे, फीवर कितने दिन से आ रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्वेश्चन पूछेगा कि फीवर आते समय आपको और भी कोमोर्बिडिटी है, मतलब और कोई दिक्कत परेशानी है इसके अलावा या नहीं, फिर आपका फीवर है जो उसमें टेम्परेचर कितना है, तो सर ये सब कुछ आपसे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन पूछने के बाद ये आपको प्रोविजनल डायग्नोसिस बता देगा कि आपको एमडी मेडिसिन से दिखाना चाहिए या फिर जनरल फिजिशियन से या फिर सुपर स्पेशलिटी में, ठीक है सर, तो इससे आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ये बहुत हेल्पफुल भी है सर। जी। ये सर जो आई स्कैन वाला है, सर आई स्कैन में आप सर मोतियाबिंद पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को मोतियाबिंद है या नहीं, लेकिन आई स्कैन करते समय वहां पर भी आपको कि कुछ बातों का ध्यान रखना है, फोटो नहीं लेना है, ठीक है, जो फोटो लेना है आपको बैक कैमरे से फोटो लेना है या फिर फोटो लेकर के गैलरी में सेव हो जाएगा, वहां से आप फोटो लेकर के अपलोड कर सकते हैं, ठीक है सर जी। लेकिन इसमें मेन चीज यही है सर, इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, तभी रिजल्ट आपको बिल्कुल ओके मिलेगा सर। ठीक है सर, थैंक यू। हेलो सर, प्रदीप शर्मा सर हट गए क्या? अभी आ रहे हैं सर, आ रहे हैं सर। ठीक है सर से क्वेश्चन सर, थोड़ा सर्टिफिकेट हमें भी प्रोवाइड करा दीजिएगा ना, गुजरात में लोग बहुत लोग जो है वो परेशान करते हैं। जी सर, बात करते हैं आपसे सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग सर। अगले साल ठीक। आ रहे हैं डॉक्टर साहब, बस 1 मिनट में। हेलो जी डॉक्टर अभिमन्यु सर। हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून अभिमन्यु सर। जी गुड आफ्टरनून सर। बोल रहे हैं कि फेस स्कैन फ्रंट कैमरा से ही हो रहा है, केवल बैक कैमरा से नहीं होता है? नहीं सर, वो आई स्कैन में आपको बता रहा हूँ, आई स्कैन में आपको बैक कैमरे का इस्तेमाल करना है और फेस स्कैन में आपको फ्रंट कैमरे का मतलब इस्तेमाल करना है, यूज करना है। नहीं, अभी हम एगो पेशेंट का ओपीडी कराए थे प्रदीप सर से, तो उसका फेस स्कैन किए हैं तो बैक कैमरा का नहीं आ रहा था, फ्रंट कैमरा का आ रहा था। हाँ सर, वो उसमें वही अवेलेबल है, तो वही फीचर्स है, तो आप वैसे ले सकते हैं। अच्छा ठीक है सर। जी सर, नवीन सर। हाँ जी सर, डॉक्टर नवीन सर। जी सर। हाँ, मैं कह रहा हूँ सर, मैं सर्टिफिकेट के लिए इसलिए कह रहा हूँ, पहला मेरा क्लिनिक गांव में था, रिमोट एरिया में था, अभी सिटी के अंदर है, एक अच्छी कॉलोनी के अंदर, तो मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है सर, सर इसके रिगार्डिंग बात कर सकते हैं हम बाद में सर। हाँ, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में कराना है कि नहीं कराना, बस वो सिंपल कि भाई अपना ऑलरेडी हो रखा है, टेली कंसल्टेशन का ऑल इंडिया जैसे भी परमिशन ले रखी हो तो कोई इश्यू ही नहीं है। ओके सर। और सर हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप कुमार शर्मा सर जुड़ चुके हैं, और कोई है हमारे हेल्प पार्टनर है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से। हेलो हाँ सर। हेलो हेलो जी सर, पूछिए सर, दिलीप कुमार जी।
हाँ सर, एक महिला ही है, 50 साल की है, उसको बीपी शुगर नॉर्मल है, लेकिन पैर का जो तलवा है और पैर पैर जो है थेथर लगता है, सुन लगता है। कितने दिन से परेशानी है उसको? वही 10 दिन से है। एक तरफ है या दोनों तरफ? एक तरफ है, दाहिना साइड में है। तो उसको एक बार एमआरआई वगैरह करवाना पड़ेगा एलएस स्पाइन का। हो सकता है न्यूरोपैथिक पेन हो, कोई नर्व रूट कंप्रेस हो रहा हो, है ना, L4 L5 या जिस लेवल पे भी, है ना। अगर फिर ठीक है, तभी पता चल पाएगा। बाकी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट तो अगर आप ओपीडी डालेंगे तो मैं लिख दूंगा उसमें, बाकी ट्रीटमेंट तो वही है ना, एमआरआई वगैरह करानी पड़ेगी एक बार। ठीक है जी जी। हेलो। ठीक। जी सर हेलो। बोलिए, और कोई हमारे हेल्प पार्टनर सर हाँ बोलिए सर। आवाज। जी मनीष सर। हाँ, मेरा क्वेश्चन हाँ, ये है कि सर कि अगर कोई इंजेक्शन सर रिएक्शन करता है, जिससे एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन हो जाता है, तो उसको एंटीडोट के रूप में आप कौन से इंजेक्शन प्रेफर करोगे? अगर एनाफाइलेक्सिस है तो फिर एड्रेनालिन लगाना चाहिए, IM 0.5 ml, है ना। आइए, इसके अलावा एविल डेक्सोना पीमाकोर्ट कुछ ये भी यूज करते अब एविल्डेक्सन हो तो मतलब हल्का फुल्का है तो है, जैसे किसी को वैसे ही शिवरिंग हो रही है, राइगर्स आ रहे हैं, है ना, तो लगा दो। किसी को बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है और बीपी फॉल हो गया है, पेशेंट शॉक में चला गया है, बीपी उसका सिस्टोलिक मतलब 60-70 पहुंच गया है, टैकीकार्डिया हो गया है, पल्स रेट उसकी 150 के ऊपर चली गई है ना, शॉक लाइक अगर आपको लग रहा है पेशेंट शॉक में है ना, फाइलेक्टिक शॉक में जा रहा है पेशेंट, तो आप उसको लगा सकते हैं, है ना, एड्रेनलिन का इंजेक्शन IM। और अगर हल्का फुल्का है, जैसे जनरली पेशेंट को आता है, ड्रिप वगैरह लगा दी, राइगर्स आ गए, ठंड जी लग जी। रही है, तो एविल्डेक्स लगा सकते हो। ठीक है ना। और दूसरा कोशिश ये करो वो नौबत ना आए। मैंने बात ये कि आप उस तरह से अपने आप को सेव करके ट्रीट करो। पेरेंटल रूट्स को, इंजेक्टेबल्स को अवॉइड करो, है ना, क्योंकि इंजेक्टेबल्स में खासकर मैं बोलता हूँ बच्चों में खासकर, है ना, क्योंकि बच्चों में कभी भी रिस्क हो सकता है, फिर वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, फिर आप मैनेज नहीं कर पाओगे, कोई मैनेज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इंजेक्टेबल से बचिए आप, ये अपना एक फायदा छोड़ के जो भी है मतलब, ठीक है, इंजेक्टेबल्स को अवॉइड कीजिए। अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी नहीं है और आपको लग रहा है कि पेशेंट को इंजेक्टेबल देना ही है और बाहर जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो आप इंजेक्टेबल दे सकते हो। बाकी जनरली स्टार्टिंग इंजेक्टेबल से मत कीजिए, ओरली पे ही रखिए पहले, ठीक है, खासकर बच्चों को, पीडियाट्रिक एज ग्रुप को। ठीक है। दूसरा सर, जैसे पोलीबियोन और डेक्सोना इंजेक्शन, इसको कोई मिक्स भी करता है, इसको मिक्स करके लगा सकते हैं क्या? अब मैं तो एडवाइज नहीं करता यार किसी भी इंजेक्शन को मिक्स करना, है ना, कई बार में आपस में इन मेडिसिन में भी इंटरेक्शन हो जाता है, तो फिर पता पड़ा के कुछ नया सॉल्ट बन जाए, नया मॉलिक्यूल, मतलब करना नहीं चाहिए, फिर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे उस चीज को। वैसे कुछ नहीं होता है, जैसे मैंने एनेस्थीसिया में काम किया, वहाँ पे तो कई सारी दवाइयों को मिला के, रेंटेक, पेरिनॉर्म, है ना, मेटोक्लोप्रामाइड, रेंटेन को मिला के लगाते थे हम। ठीक है, प्रोपोफॉल में कई सारी मेडिसिन मिला लेते थे, बात वो नहीं, लेकिन वहाँ पे आप अंडर अथॉरिटी काम कर रहे हैं किसी के, आप अंडर में काम कर रहे हैं सेटअप में, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप छोटी जगह पे आप तरह के एक्सपेरिमेंट ना करें। ठीक है, आप अलग अलग लगा दें, ज्यादा अच्छा है ना। अगर दिक्कत हो जाएगी फिर आप उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे आपने क्यों मिक्स किया है, क्योंकि फिर हर चीज का वो निकाला जाएगा, अच्छा आपने ऐसा दिया था तो इसलिए ऐसा हो गया। बात तो ये है, बाकी तो ऐसे कुछ नहीं होता जनरली। ठीक है, तो अंदर भी तो जाके चीजें मिक्स होती है ना, आप ब्लड में एक चीज लगा दोगे, उसके सडनली तुरंत बाद आपने दूसरा इंजेक्शन लगा दिया उसी कैनुला से, उसी जगह से, तो अंदर भी तो जाके मिक्स होती है मेडिसिन, है ना, लेकिन लगाना नहीं चाहिए, आपको नहीं लगाना चाहिए। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपने सर इतनी अच्छी जानकारी दी है। और कोई हमारे हेल्प पार्टनर सर? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बताइए सर, आपने जो भी पेशेंट मेरे देखे उनको बहुत अच्छा लाभ। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप मरीज तो भेजिए। ठीक है। जी मरीज भेजिए डेली, ऑन एन एवरेज 1 पेशेंट तो रेफर कीजिए, मुझे नहीं तो कहीं और कीजिए, सिस्टम पे मरीज आने चाहिए सिस्टम चलाने के लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा सिस्टम है। कभी ऐसा लगता था कि ऐसा कभी हो सकता है, सपने जैसा लगता था, आज आपकी जेब के अंदर एक मोबाइल के अंदर 200-250 जो भी डॉक्टर्स हैं, सुपर स्पेशलिस्ट स्पेशलिस्ट सब जुड़े हुए हैं, है ना। ठीक है, आप जब चाहो तब कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, तो आप इस सिस्टम को स्ट्रेंथन करना ज्यादा जरूरी है, तो आप पेशेंट ज्यादा से ज्यादा निकालें, है ना। अगर आपका क्रिटिकल पेशेंट नहीं भी आ रहे हैं, नॉर्मल पेशेंट भी है, तो भी आप 1-2 OPD तो डेली करा सकते हैं, जैसे कई लोग कराते हैं, है ना। तो अगर आप इच्छा शक्ति रखेंगे तो आप करा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप पब्लिक डोमेन में हैं, आप पब्लिक के बीच में बैठे हैं। ठीक है, जियो टीम तो पब्लिक में बैठी नहीं है ना, मैं बैठा हूँ वहाँ पे, है ना। तो ये सब आप लोगों के ऊपर निर्भर है, क्योंकि डायरेक्ट पेशेंट मेरे को नहीं जानता है। जितना आप प्रचार प्रसार करेंगे, जितना आप ज्यादा पेशेंट को दिखा पाएंगे, उतना ही ज्यादा अच्छा होगा सिस्टम के लिए भी, आपके लिए भी, पेशेंट्स के लिए भी। ठीक है, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रदीप सर।
और आपने ठीक इसकी है, भी ठीक। अच्छी जानकारी दी सर, और बहुत हेलो डीपली सर, हमारे हेल्थ एक मिनट। पार्टनर को समझाइए सर। हेलो हाँ जी, बोलिए। प्रदीप, प्रदीप सर। जी सर, पूछिए। हेलो हाँ, बोलिए। सर, कभी कभी हाथ में या पैरों के तलवे में, हाथ की हथेली में फीवर के किसी किसी रीजन में सर रेड स्पॉट दिखाई देने लगते हैं सर, तो उसका क्या रीजन हो सकता है रेड स्पॉट दिखने यार का? उसके बहुत सारे कारण होते हैं यार। ये बहुत सारी चीजें मेडिकल साइंस में ऐसी होती हैं जिनकी एटियोलॉजी पता ही नहीं होती है, नॉन एटियोलॉजी, है ना। तो सिम्टम्स के आधार पे दवाई दी जाती है, हर चीज का कारण पता नहीं कर सकते हैं, और ज्यादातर बीमारियों का कारण पता होता ही नहीं है। ठीक है, खास करके तो इस सर टाइप का। डेंगू में हेलो क्या? सर, डेंगू के पेशेंटों में खास करके सर हाथों की हथेलियों पे और पैर के तलवे में रेड स्पॉट वैसा कुछ सर हाँ, तो दिखाई देने रेड स्पॉट लगता क्या है। होता है, उसमें जो कैपिलरी की जो परमेबिलिटी रहती है वेसल्स की, वो बढ़ जाती है, खून पतला हो जाता है, प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड है ना वो बाहर लीक होने लगता है, प्लाज्मा बाहर आने लगता है, बाहर इसकी वजह से पेटेशियल हीमरेज हो जाता है ना। पेट पर रैशेस आ जाते हैं, दाने आ जाते हैं। तो वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की वजह से होती है, उसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपीरा भी बोल सकते हो आप उसको, है ना। तो वो उसकी वजह से होता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया यहाँ पर सर, और बहुत ठीक है। अच्छा लगा है। और हमारे सभी ओके, हेल्थ पार्टनर को भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वेबिनार को हम यहीं समाप्त करते हैं सर अभी। ओके सर, चलो थैंक ठीक यू है। सो मच सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। ओके सर सर।